Hello students, this is class 9th and today we are going to discuss about the chapter polynomial. Okay, in this lecture we will discuss each and every topic related to this chapter. Okay, let's begin. First of all, our question is, what is polynomial? If any algebraic expression in the form a1 x to the power n plus a2 x to the power n minus 1 plus a3 x to the power n minus 2 plus dot 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 plus an where a1 a2 a3 dot 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 are coefficient and n is positive integer. ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल. कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस कंडीशन में इस फॉर्म में लिखा हो और साथ में उसकी डिग्री, उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, तब आप उस पॉलिनोमियल को, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे. अगर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर निगेटिव होती है या रेशनल होती है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं x प्लस 1/x मैं पूछूं क्या x प्लस 1/x एक पॉलिनोमियल है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए नो. वाई? बिकॉज x प्लस x टू द पावर माइनस 1, क्योंकि आप x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी? निगेटिव. और इस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. ओके, यानी जब भी किसी वेरिएबल की पावर यानी डिग्री निगेटिव हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. और दूसरा एग्जांपल 2x टू द पावर हाफ प्लस 3. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पावर है वो रेशनल में है. तो जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे वेरिएबल की पावर रेशनल होगी तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. और तीसरा कंडीशन, रेशनल पावर को ही हम रेडिकल्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा अगर वेरिएबल पे सर्ट्स होगा तो. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इनको छोड़कर बाकी सारे पॉलिनोमियल होंगे. पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. ओके, नाउ द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, पॉलिनोमियल. सो टर्म्स कैसे आप कंसीडर करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल की? तो फॉर एग्जांपल सपोज इफ आई एम राइटिंग हियर x स्क्वायर, सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? दिस इज ओनली अ सिंगल टर्म. ओके, सिंगल टर्म. अगर मैं लिखूं x इंटू एक्स, सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? डेफिनेटली हियर only single terms. Why? Because both the variable having in product. ओके, तो प्रोडक्ट होकर क्या मिलेगा आपको? सिंगल टर्म मिलेगा. अगर इसी चीज़ को लिखा जाए 2x प्लस 1, सो यहाँ पर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 and 2 टर्म्स आर देयर. ओके, अगर मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? There are 3 terms. Why? Because terms are divided by or categorized by positive और negative sign. Okay, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि टर्म्स की नंबर ऑफ टर्म्स किसी पॉलिनोमियल में आप कैसे कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव और निगेटिव साइन को देखकर, न कि प्रोडक्ट या डिवीजन साइन को देखकर. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोएफिशिएंट. What is coefficient? So generally we call it coefficient.
तो कोफिशिएंट इन हिंदी वी कैन कॉल गुणनखंड, ओके, गुणांक। गुणांक इसको क्या बोलेंगे? गुणांक। गुणांक मीन्स किसी चीज़ के साथ गुणा में, यानी मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई विथ समथिंग, ओके। तो अगर हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं px, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है, क्योंकि कोफिशिएंट क्या होगा, हमेशा वेरिएबल के साथ लगा होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं होगा तो 1 हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 2। तो कोफिशिएंट का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट या कुछ और वैल्यूज़ जो है कि मल्टीप्लाई में होंगी तो वो उसकी कोफिशिएंट कहलाएंगी, यानी गुणांक कहलाएंगी, गुणा में कहलाएंगे, मल्टीप्लाई में कहलाएंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। तो किस फॉर्म को या किस तरीके से पॉलिनोमियल को लिखा जाए कि आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उस तरीके से लिखने को स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ओके, ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डिग्री एक ऑर्डर में नहीं है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, डिग्री को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। जनरली हम लोग डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 फर्स्ट टर्म में आ गई, फिर उसके बाद डिग्री 1 सेकेंड टर्म में आ गया और फिर कांस्टेंट थर्ड टर्म में आ गया। तो डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर किसी पॉलिनोमियल को लिखा जाए तो उसे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कहा जाता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किस तरीके से आप समझेंगे? किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, ओके, इट्स डिग्री। अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ px इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, अगर मैंने एज ए एग्ज़ाम्पल लिखा तो इसमें आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 3, सो देयरफॉर वी कॉल इट क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 3 है। अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लिखता हूँ gx, ओके, जैसे मान लीजिए x प्लस 1, तो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 1, ओके। सो दैट्स वाई दिस पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल या लाइनियर पॉलिनोमियल, ओके। तो यहाँ से आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया, लेकिन इसमें भी कुछ वेरिएशन है, उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। क्या वेरिएशन है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ओके, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, अगर एक ही वेरिएबल से रिलेटेड कोई पॉलिनोमियल है, जैसे पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल x, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 3x, ओके, प्लस 5।
2x² प्लस 3x प्लस 5 या -5 भी कर सकते हैं, -5। तो इसकी डिग्री क्या है भाई? सबसे पहली फोकस आपकी जाएगी कि इसमें जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं वो सेम वेरिएबल है, x है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो होगी डिग्री इज इक्वल टू 2। और एक होता है इसका वेरिएशन डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। ओके, अगर कोई एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिनोमियल x² या 2x² प्लस 3y प्लस 5xy प्लस 1। ओके, अगर हम इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल कंबाइन हो, तो फिर आपका फोकस कहाँ जाएगा? किस तरीके से आप इस पॉलिनोमियल की डिग्री को कंसिडर करेंगे? आपको सभी वेरिएबल्स की पावर को ऐड करके चेक करना होगा। तो यहाँ पे x पर 2 पावर है, y पर सिंगल पावर है 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 3। यहाँ पर केवल 1 पावर होगी, यहाँ पर x पर भी 1 है और y पर भी 1 है, तो 1 और 1 2। तो हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या होगी 3। ओके, डिग्री इसकी क्या होगी भाई? डिग्री 3। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में वेरिएशन होते हैं। जनरली इस क्लास में हम लोग केवल डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल पर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, इसमें भी 2 वेरिएंट हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, चलिए देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स या पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स एंड टाइप। ओके, अगर मैंने लिखा 2x, सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? It is only one term, so therefore it is said to be monomial polynomial. Okay, अगर मैंने लिखा 2x plus 3, how many terms are there? There are 2 terms, so यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हम बोलेंगे बाइनोमियल। अगर मैंने लिखा 2x² plus 3x minus 5, how many terms are there? There are 3 terms, so you will call it trinomial। ओके, इस तरीके से आप जो है कि नंबर ऑफ टर्म्स से डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस टाइप का है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाकी पॉलिनोमियल्स, इन सबको भी पॉलिनोमियल्स कहा जा सकता है। अब टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के टाइप पर भी हम ऐसे ही बना लेते हैं, पॉलिनोमियल्स देन डिग्री देन टाइप। अगर मैंने पॉलिनोमियल लिखा ax प्लस b, तो आप देख सकते हैं यहाँ वेरिएबल x है और x पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है, या हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए डिग्री क्या होगी? 1। और डिग्री जब 1 होगी तो उसको क्या बुलाएंगे आप? लाइनियर या लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अगर मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c, तो इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर इज 2, सो देयरफॉर यू विल कॉल इट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर मैंने लिखा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, इसीलिए इसको आप क्या बुलाएंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैंने लिखा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, तो यहाँ पे आप देखेंगे हाईएस्ट पॉलिनोमियल क्या पावर क्या है? 4,
तो इसको क्या बुलाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से आप टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ सम मोर टाइप्स वी विल कंसिडर लाइक ज़ीरो पॉलिनोमियल and constant polynomial. Okay, so another type is constant polynomial जिसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, px इज इक्वल टू सी। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा होता है, आइए इसको समझते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल वेरिएबल x वाला अगर लिखा हो 2x टू द पावर 0, यानी डिग्री अगर 0 होती है तो ये वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1, तो आपको क्या मिलेगा 2, और 2 क्या है, कांस्टेंट। ओके, सो इट मीन्स इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, सो इट इज सेड टू बी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, so it is said to be constant polynomial। इसलिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल zeros of the polynomial is another thing and zero polynomial is another thing, so please don't confused. Okay, zero polynomial क्या है, अगर कोई भी polynomial जिसका टर्म ज़ीरो हो उसे आप ज़ीरो polynomial बुलाएंगे। ठीक है, it means zero is a zero polynomial। zero is a zero polynomial। ओके, इस तरीके से आप बहुत से पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं, जैसे px इज इक्वल टू 0, तो 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। ओके, सो व्हाट इज़ ज़ीरो पॉलिनोमियल, इफ़ एनी पॉलिनोमियल हैविंग द टर्म 0 इज़ कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल। ओके, यानी उसमें ज़ीरो के अलावा और कोई भी टर्म नहीं मौजूद होगा। Now we will discuss some example also regarding the topics. Question is which of the following expression are polynomials। तो अभी जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको polynomials के बारे में बताया, आइए देखते हैं इसमें से कौन सा polynomial होगा। तो polynomial की जो सबसे पहली शर्त है कि उसकी डिग्री पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यही आपका मेन फोकस होगा। तो आप देखिए इसमें सभी वेरिएबल्स की डिग्री पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसीलिए पहला वाला जो है कि पॉलिनोमियल होगा। यस, ओके, दूसरा वाला सेकंड पार्ट 1, सो 1 इज़ ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यस, ओके, यस। नाउ x माइनस 1/x, तो ये एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया, x माइनस 1/x, और क्या लिखा जा सकता है, x माइनस एक्स टू द पावर -1, सो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नो। यहाँ पर आप आइए, आपको केवल टारगेट है वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो सभी वेरिएबल की पावर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर आइए, y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1 सभी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉलिनोमियल होगा। इसी तरीके से 6 पार्ट में आते हैं, x की पावर 2 है, x की पावर -1 है, तो यहाँ एक टर्म में जो पावर है वो निगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट 7 पार्ट में आते हैं। 7 पार्ट में आप देखें, एक टर्म पे पावर पॉजिटिव है बट दूसरे टर्म पे पावर रेशनल है, यानी वो वेरिएबल रूट में है, तो जब वेरिएबल रूट में होगा या उसकी पावर रेशनल होगी तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर भी क्यूब रूट x है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर पावर पॉजिटिव इंटीजर है 107, सो ये पॉलिनोमियल होगा। और लास्ट में पेंटा रूट y -6,
तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से एग्जामिनेशन में आपको कंसिडर करना होगा और रीज़न भी लिखना होगा वाई। तो आप ये वाई नहीं, वाई का मतलब रीज़न देना होगा कि द पावर ऑफ गिवन वेरिएबल इज़ नेगेटिव, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैज़ कम, value of polynomial. Okay, so how can you find value of polynomial? Value of the polynomial px at x is equal to a is pa. Okay, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x को हम रिप्लेस करेंगे a से तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, pa आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1 अगर हम x को 1 से रिप्लेस करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, सो 1 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ओके, तो इस तरीके से आप वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे। ओके, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 5। सिमिलरली वी कैन कंसिडर मोर एग्जाम्पल। सपोज क्वेश्चन आस्क इफ द polynomial of the variable y is y square plus 5y minus 10 at y is equal to 2. Okay, so how will you find the value of the polynomial? So value of polynomial py at y is equal to 2 is p2. इट मीन्स आप y को रिप्लेस कर देंगे 2 से। ओके, तो देखते हैं क्या आएगा। सो p2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 10, सो 4 प्लस 10 माइनस 10 बिकम 4। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 4। तो इस तरीके से आप वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ this is important topic, zeros of a polynomial. Okay, so how will you find zeros of a polynomial? अगर किसी पॉलिनोमियल पे आप रिप्लेस करते हैं x इज इक्वल टू a और उसको रिप्लेस करने से रिज़ल्ट आपका ज़ीरो आता है, तो उस कंडीशन में वो a क्या कहलाएगा, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, जैसे इफ़ the value of polynomial px at x is equal to a is pa is equal to 0. Okay, then a is called zero of the polynomial px. ओके, अगर x की ऐसी वैल्यू आप पुट करते हैं कि उसको पुट करने पर रिज़ल्ट आपका ज़ीरो आता है, उस कंडीशन में वो a क्या कहलाएगा, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं, px इज इक्वल टू x माइनस 3। ओके, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस पॉलिनोमियल इज़ डेफिनेटली लीनियर और लाइनियर पॉलिनोमियल, सो डिग्री डिसाइड करेगी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को। ओके, तो डिग्री 1 होगी तो ज़ीरो आपको 1 मिलेगा, डिग्री 2 होगी तो ज़ीरोज़ आपको 2 मिलेंगे। तो ये लाइनियर पॉलिनोमियल, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 होगी। तो कैसे हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन सेज कि आप पता कीजिए। सो ज़ीरो ऑफ px क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू 0। ओके,
ज़ीरो ऑफ पी एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो से, और ऊपर पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स माइनस थ्री, सो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, सो एक्स इज इक्वल टू थ्री। इसका मतलब अगर आप यहाँ 3 पुट करते हैं तो ये रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। सो व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 3। ओके, वी कैन टेक सम मोर एग्जांपल्स लाइक 3x minus 2, 3x minus 2. How will we find? Look, first of all, because question asked to you find the zero of this polynomial, तो जब भी ज़ीरो आपको पता करने के लिए बोलेगा तो डेफिनेटली आपका वो ज़ीरो क्या होगा, पी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होगा। ओके, और x इज़ इक्वल टू ए है, इसीलिए पी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होगा। तो अगर आपको ज़ीरो पता करना है तो आप क्या करेंगे, दिए हुए पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देंगे ज़ीरो से। ओके, लेट पी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो पी एक्स के बराबर दिया हुआ है 3x माइनस टू, सो 3x माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बाकी कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट को आप राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। सो 3x इज़ इक्वल टू टू, माइनस टू ट्रांसपोज होगा प्लस टू, और 3 मल्टीप्लाई में x के उधर जाएगा डिवाइड में, सो x इज़ इक्वल टू 2/3। सो द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 2/3। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, सो px is equal to 3x minus 2. Here we are going to verify this polynomial by the given 0 or by the obtaining 0. So if or at x is equal to 2/3. Okay, so p 2/3, x की जगह आप 2/3 रख देंगे। सो 3 इंटू 2/3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 माइनस 2 बिकम्स 0। इसका मतलब 2/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, वेरीफाइड। आई होप कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। यानी पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जो रिज़ल्ट ज़ीरो के बराबर ला दे, वही वैल्यू पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ कहलाएगी। अदरवाइज़ अगर ज़ीरो नहीं आता है तो वैल्यू क्या कहलाएगी, जस्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 3। ओके, और वैल्यूज़ क्या क्या दिए हैं, एट नंबर 1 x इज इक्वल टू 0, नंबर 2 x इज इक्वल टू -1, और नंबर 3 x इज इक्वल टू 2। ओके, x इज इक्वल टू 2। तो अभी आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इसे कर सकते हैं। सोल्यूशन, पी एक्स इज इक्वल टू -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ओके, एट x इज इक्वल टू 0। अगर x के बराबर 0 दिया है तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कुछ भी आ सकता है, कोई भी इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, कुछ भी आ सकता है। ओके, लेकिन ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू, अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो वो डेफिनेटली उसको ज़ीरो करेगी। ओके, सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, p0 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं, एट x इज इक्वल टू -1। सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p-1 इज इक्वल टू -4 -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 3। ओके, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6।
एट x इज इक्वल टू -1 पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, -6। एट x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, 3। बाकी x इज इक्वल टू 2 पर आप पता लगाने की कोशिश कीजिए। नाउ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको पता करना है कि जो पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 के सामने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -1/3, तो क्या -1/3 इसका ज़ीरोज़ है या नहीं है। ठीक है, तो -1/3 चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, लेट x, वैसे ये तो दिया हुआ है, एट x इज इक्वल टू -1/3, सो x को रिप्लेस कर देंगे -1/3 से। सो p -1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। p -1/3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में -1/3 प्लस 1। ओके, सो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 0। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आता है तो जो आपने कंसिडर किया होगा वो 0 होगा। ओके, सो x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। ओके, समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से वेरीफाई करना है। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जा रहा है, 0 के बराबर दी हुई वैल्यू को रखने पर, तो वो वैल्यू क्या होगी, 0 कहलाएगी उस पॉलिनोमियल की। ओके, इसी तरीके से बाकी का भी आप वेरीफाई करेंगे। नाउ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिमाइंडर थियरम। ओके, मैनी स्टूडेंट्स हैविंग कन्फ्यूज़न इन इट, तो चलिए आज कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करते हैं। तो रिमाइंडर थियरम क्या है, इसको समझने के लिए आपको थियरी को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए करते हैं। इफ़ एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इफ़ एनी पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री greater than equal 1 is divided by a linear polynomial x minus a, then the remainder is pa। okay, then the remainder is pa। तो इसको प्रूफ करना, यही हमारा स्टेटमेंट है रिमाइंडर थियरम का। अगर किसी भी पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल जो है जिसकी डिग्री 1 भी हो सकती है या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक होगा, 3 होगी तो वो क्यूबिक होगा। अगर उसे हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से तो रिमाइंडर क्या आएगा, pa आएगा। अब यहाँ कंडीशन है, देखते हैं क्या है। प्रूफ कैसे करेंगे आप, मान लेंगे लेट qx and rx be the quotient and remainder। मान लिया कि qx और rx क्या है, एक क्वोशंट है और एक रिमाइंडर है, एंड px is divided by लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। ओके, तब देखते हैं। एज वी नो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो हमको ये मालूम है कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पर, px है, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र हमारा x माइनस a है। क्वोशंट क्या आ रहा है, क्वोशंट आ रहा है qx, और रिमाइंडर क्या है rx। ओके,
तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप x इज़ इक्वल टू ए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो या तो आर एक्स आपका ज़ीरो आएगा या आर एक्स ज़ीरो नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आइदर आर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो और आर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एज x माइनस ए इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल और लाइनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो एक बार फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, केस वन, इफ़ आर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर आर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है हम इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। पुटिंग x इज़ इक्वल टू ए। ओके, x इज़ इक्वल टू ए, अगर हम x इज़ इक्वल टू ए इसमें पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। सो पी ए इज़ इक्वल टू ए माइनस ए क्यू एक्स। ओके, और आर एक्स तो हमने कंसिडर कर रखा है ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो पी ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ए माइनस ए ज़ीरो, तो कम्प्लीटली ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। किस कंडीशन में, जब x इज़ इक्वल टू ए पुट किया जा रहा है। तो एक केस ये होगा कि आपको ज़ीरो मिलेगा, और दूसरा केस टू, इफ़ आर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर आर एक्स ज़ीरो के बराबर नहीं है तब क्या होगा, पुटिंग x इज़ इक्वल टू ए, सो पी ए इज़ इक्वल टू ए माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ओके, सो पी ए इज़ इक्वल टू आर एक्स और आर, तो पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर के बराबर आ जाएगी, यानी रिमाइंडर के बराबर आ जाएगी। तो इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थियरम बोलते हैं। चूँकि ये थियरी बहुत इजी है लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं चूँकि वो लेटर्स को समझ नहीं पाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात कि आपको ये स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए। ये स्टेटमेंट अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से भी लिखी जाती हैं। क्या लिखा है, इफ़ एनी पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल 1 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस ए, अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, पी ए। अब या तो वो रिमाइंडर ज़ीरो होगा या वो रिमाइंडर ज़ीरो ना होके कुछ और वैल्यू होगी। तो उसी बात को कैसे हम लोगों ने दिखाया, हमने मान लिया कि कोशेंट और जो रिमाइंडर है वो क्यू एक्स है और आर एक्स है। जब पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस है, तो यहाँ एंड की बजाय हम लिख सकते हैं व्हेन पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ओके, तो हमको मालूम है कि डिविडेंट इज़ इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंट हमारा क्या है, पी एक्स है, डिवाइज़र हमने क्या कंसिडर कर रखा है, एक्स माइनस ए, कोशेंट और रिमाइंडर हमने मान रखा है क्यू एक्स एंड आर एक्स। ओके, तब जैसा कि मैंने बोला दो पॉसिबल केसेस होंगे, या तो रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ जाएगा या रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं आएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो पुटिंग x इज़ इक्वल टू ए, एक्स इज़ इक्वल टू ए पुट करने पर अगर आर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं तो पी ए इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। अगर आर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो पी ए हमारा क्या आ रहा है, आर आ रहा है, यानी वो रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो दो ही केस होंगे, या तो रिमाइंडर आपका ज़ीरो बचेगा या रिमाइंडर कोई वैल्यू बचेगी। आई होप कि आपको रिमाइंडर थियरम समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर थियरम। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 बाई यूजिंग रिमाइंडर थियरम। ओके, एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाई एक्चुअल डिवीज़न। तो इस क्वेश्चन से हम लोग रिमाइंडर थियरम को भी समझेंगे, साथ में एक्चुअल डिवीज़न मेथड को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं दिया हुआ है पॉलिनोमियल पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। ओके, एंड जी एक्स दिया हुआ है x प्लस 4। जी एक्स क्या है, जी एक्स हमने मान लिया है डिवाइज़र है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थियरम क्या कहता है, इफ़ पी एक्स इज़ डिवाइडेड
divided by gx, gx means x minus x plus 4. If px is divided by gx, it means x plus 4. Then the remainder Rx is equal to P minus 4. ओके, Rx इज इक्वल टू P माइनस 4. क्यों मैंने माइनस 4 यहाँ लिखा? क्योंकि ये Gx जो है हमारा किस कंडीशन में था? A माइनस 4 के कंडीशन में था, बट यहाँ किस कंडीशन में? A प्लस 4. ओके, तो अगर आप इसको इक्वेट करेंगे ज़ीरो से और प्लस को ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस. इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस 4 कंसिडर किया. चलिए तो रिमाइंडर निकालते हैं. सो रिमाइंडर P माइनस रिमाइंडर क्या आएगा भाई? P माइनस 4. सो P माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 का क्यूब प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 प्लस 10. जहाँ पर भी x है वहाँ पे आप क्या रखेंगे? माइनस 4 रख देंगे. सो माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा? सो आप देख सकते हैं क्या वैल्यूज आएंगी. माइनस 4 का क्यूब तो पावर ऑड है इसीलिए माइनस रहेगा. 16 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और 4 4 जा 16, 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस 12 एंड प्लस 10. तो 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा 22. तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 22. ओके, सो Rx इज इक्वल टू 22 आ गया. अभी इसको हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी वेरीफाई करना है एक्चुअल डिवीज़न मेथड से. तो चलिए करते हैं. आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा. इसमें कुछ नहीं है, आपको वैल्यूज जो है कि बस सब्स्टिट्यूट करना है, रिज़ल्ट आपका आ जाएगा. ओके, अभी हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करेंगे इसको और उस मेथड को भी समझने की कोशिश करेंगे. नाउ अगेन px इज़ गोइंग टू बी डिवाइड बाय gx. सो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज़ डिवाइडेड बाई x प्लस 4. ओके, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है, इस चीज़ को समझिए आप. आपका टारगेट हमेशा पहले टर्म को कैंसिल करना होगा. ठीक है, तो पहले टर्म में एक्स क्यूब है तो एक्स से किस चीज़ का मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स क्यूब आ जाए? तो एक्स स्क्वायर का. अगर आप एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक्स क्यूब मिल जाएगा. ओके, साथ में चूँकि डिवाइज़र में दो टर्म है इसीलिए एक्स स्क्वायर का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा. तो 4 के साथ होगा तो क्या होगा? 4x स्क्वायर आ जाएगा. फिर आप क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आप साइन चेंज करते हैं. प्लस होता है तो माइनस करते हैं, माइनस होता है तो प्लस करते हैं. तो यहाँ दोनों प्लस है तो हम दोनों को माइनस कर लेंगे. पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, दूसरा टर्म भी कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो फाइनल क्या बच रहा है? माइनस 3x प्लस 10. अब फिर से आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आपका पहला टर्म क्या बचा. पहला टर्म आपका माइनस 3x बच रहा है. तो माइनस 3x तो x में किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x आपको मिल जाए? तो डेफिनेटली माइनस 3 का. सो माइनस 3x एंड प्लस माइनस माइनस 12 साइन चेंज करेंगे प्लस प्लस तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा. प्लस 10 एंड प्लस 12 रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? 22. तो यहाँ पर भी Rx क्या आ गया? 22. हैंस वेरीफाइड. ओके, हैंस वेरीफाइड. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ फैक्टर थियरम. ओके, सो व्हाट इज़ फैक्टर थियरम? एक्चुअली फैक्टर थियरम और रिमाइंडर थियरम में जैसा कि हम लोगों ने देखा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, तो सेम वही फ़र्क है यहाँ पर फैक्टर थियरम और रिमाइंडर थियरम में. ओके, तो फैक्टर थियरम में हम क्या लिख सकते हैं? if any polynomial of the variable x of degree greater than equal 1 is divided
by x minus a. Okay, if any polynomial px of a degree greater than equal 1 is divided by a, then two conditions arise. Because this is factor theorem, then the factor is pa. फैक्टर क्या होगा? pa होगा. ओके, तो अब फैक्टर pa होगा, तो पहले फैक्टर को थोड़ा समझ लेते हैं. फैक्टर क्या है? फैक्टर ऐसे नंबर्स जो डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें और रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए. ओके, जैसे अगर 12 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 4 जा 12, तो इसका मतलब 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 12 एज वेल एज 4 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 12. यानी फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर जो डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें. ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो राइट factor theorem as let px be any polynomial of degree greater than equal 1 and a be any real number. a कोई वास्तविक संख्या है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, और रेशनल इरेशनल. सो सच दैट इफ़ pa इज़ 0, अगर a x की जगह पुट करने पर, रिप्लेस करने पे हमें 0 मिलता है, देन x माइनस a इज़ कॉल्ड द फैक्टर ऑफ px. ओके, जैसा कि अभी हम लोग जो है कि जानते हैं, तो इसको प्रूफ करते हैं. कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं. लेट qx बी द quotient when px of degree greater than equal 1 is divided by x minus a. Okay, so by remainder theorem, remainder is pa. ओके, अगर qx क्वोशंट है, जब हम px को डिवाइड कर रहे हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से, तो रिमाइंडर थियरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या बचेगा? pa बचेगा. चलिए करते हैं. ओके, तब हम क्या लिख सकते हैं? एज वी नो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. सो डिविडेंड क्या है भाई? डिविडेंड हमारा px है, डिवाइज़र क्या है हमारा? x माइनस a है, क्वोशंट क्या है? qx है, और रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर pa है. ओके, रिमाइंडर इज pa. तो केस क्या है? इफ़ pa इज इक्वल टू 0, इफ़ pa इज इक्वल टू 0, तो चेक करते हैं. इफ़ pa इज इक्वल टू 0, सो px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू qx. ओके, सो hence x minus a is a factor, okay, of px. तो इस कंडीशन में x माइनस a क्या होगा? फैक्टर होगा px का. तो ये भी बहुत सिंपल था, केवल स्टेटमेंट आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा. फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. फैक्टर थियरम क्या? लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड a बी एनी रियल नंबर. इतना आप स्टेटमेंट याद कर लेंगे. सच दैट यहाँ पर भी जो है कि दो बात होगी, या तो pa हमारा बराबर होगा 0 के, तो x माइनस a फैक्टर होगा, या दूसरी बात क्या हो सकती है? x माइनस a अगर फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर क्या आएगा? हमारा 0 आएगा. ओके, यानी दोनों एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के जो है कन्वर्स हैं. तो लेट qx बी द क्वोशंट व्हेन px इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस a. तो बाय रिमाइंडर थियरम हमको मालूम है कि कोई भी पॉलिनोमियल x माइनस यानी कोई भी डिविडेंड डिवाइज़र से घटाया जाता है, सॉरी डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर rx बचता है. तो rx यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है pa से. तो हम नॉर्मल जो है कि स्टेटमेंट जानते हैं, नॉर्मल फॉर्मेट जानते हैं कि किस तरीके से हम किसी डिवीज़न को लिखते हैं. तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. तो व्हाट इज़ डिविडेंड? डिविडेंड इज़ px, डिवाइज़र इज x माइनस a, क्वोशंट हमने मान रखा था qx, और रिमाइंडर हमने बाय रिमाइंडर थियरम मान रखा है pa. अगर pa बराबर 0 होता है
तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। तो यहाँ पे ये दो फैक्टर्स हो गए, तो एक्स माइनस ए क्या होगा, पी एक्स का फैक्टर होगा। ओके, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो अगर आप 12 को मान लेते हैं पी एक्स, 3 को मान लेते हैं आप जी एक्स, और 4 को मान लेते हैं आप क्यू एक्स। ओके, 4 को आप मान लेते हैं क्यू एक्स, तो रिमाइंडर यहाँ पे कुछ है नहीं, रिमाइंडर का मतलब 0। तो अगर रिमाइंडर इस तरीके से आता है तो यहाँ पर 3 क्या कहलाएगा, 12 का फैक्टर। क्यों? क्योंकि 12 को 3 कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, 4 टाइम में। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर x माइनस ए भी पी एक्स का क्या कहलाएगा, फैक्टर। आई होप कि फैक्टर थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल हम पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स मीन्स ज़ीरोज़ भी पता करने के लिए करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। ओके, वन एग्जाम्पल इज़ हियर, determine whether x minus 2 is a factor of x cube minus 3x square plus 4x minus 4। तो हमें ये निर्धारित करना है कि क्या x माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो जैसा कि फैक्टर थियरम में हम लोगों ने देखा, अगर कोई भी लाइनियर पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर मस्ट है कि 0 आएगा। ओके, तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो डेफिनेटली ये फैक्टर होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे, दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, और डिवाइज़र दिया है x माइनस 2। ओके, तो डिवाइज़र x माइनस 2 है, तो हम मानेंगे इफ़ gx इज़ ए फैक्टर। अगर gx हमारा फैक्टर है तब हम क्या लिख सकते हैं, देन P2 इज़ रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर। अगर gx हमारा फैक्टर है तो P2 क्या होगा, रिमाइंडर होगा, क्योंकि x माइनस 2 तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 हम पुट करेंगे P में। तो चलिए चेक करते हैं। तो gx इज़ अ फैक्टर, देन P2 इज़ इक्वल टू 0, ये होगा। ओके, P2 इज़ इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो P2 इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 माइनस 4, 2 का क्यूब 8, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12, 8 माइनस 4। तो आप चेक करें कितना आ रहा है, 8 और 8 16, 12 एंड 4 माइनस 16 बिकम 0। तो यस, P2 रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप बोलेंगे यस gx means x minus 2 is a factor of px। ओके, तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी आपको मेमोराइज होनी चाहिए। क्या क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर 2 में हम लोगों को इस्तेमाल करना है, चलिए देखते हैं। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, जैसे सम ऑफ द और स्क्वायर ऑफ द है ना, बाइनोमियल मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर गिव अस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं जो है कि दो भाग में बांट देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको क्या देगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी। फिर x प्लस a एंड x प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फिर इसके बाद क्यूब आता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और इसी को 4 टर्म में भी लिखा जा सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, और इसी आइडेंटिटी को हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब के टर्म में लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू
ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू एक और आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, सिमिलरली ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, या ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. और आप ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, सो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसी आइडेंटिटी को आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये वाला टर्म आप ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी. और भी आइडेंटिटीज़ हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू और क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो ये क्यूब से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ थी. इसके बाद 3 टर्म्स ट्राइनोमियल से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ क्या हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. अब इसी में आप ट्रांसफ़र करके लिख सकते हैं जैसे कभी आपको ज़रूरत पड़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो इज इक्वल टू, इसे आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, -2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ओके, तो इस तरीके से एक आइडेंटिटीज़ को कई टर्म्स में लिखा जा सकता है. और एक आइडेंटिटी है, वो क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc. ये क्या आपको देगा, ये देगा a प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ओके, इसी आइडेंटिटी का एक और पार्ट है, इफ़ कंडीशन होती है वहाँ पे, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. अगर ये तीनों 0 के बराबर आता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा. देन आइडेंटिटी क्या होगी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc. ये 3abc वहाँ चला जाता है. तो इस तरीके से ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको मेमोराइज होनी चाहिए. ओके, अब लास्ट में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. और ये मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं ये थोड़ा लेंदी है. इसमें हम लोग कई फार्मूले से रिलेटेड देखेंगे, साथ में हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड एंड बाय फैक्टर थियरम. सिमिलरली हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के भी फैक्टराइजेशन करेंगे. क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कैसे कैसे होंगे, बाय ट्रायल मेथड. मीन्स ट्रायल मेथड किस में आता है, ट्रायल मेथड आपका आ जाएगा फैक्टर थियरम में, बाय सिंथेटिक मेथड, बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड. तो इस तरीके से हम लोग जो है कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन अभी देखेंगे. तो आप चाहें तो इसको नोट कर लें और मेमोराइज कर लें. नाउ दिस इज़ द टॉपिक मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं, फैक्टराइजेशन बाय द टेकिंग आउट द कॉमन ऑफ ए पॉलिनोमियल. किसी पॉलिनोमियल में से कॉमन लेकर फैक्टराइज करने का तरीका. फैक्टराइजेशन बाय द ग्रुपिंग टर्म्स, टर्म्स को ग्रुप बनाकर फैक्टराइजेशन करने का तरीका. थर्ड, फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल. परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और साथ में यहाँ परफेक्ट क्यूब पॉलिनोमियल भी लिखा जा सकता है. चौथा, फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी. पांचवा क्या है, फैक्टराइजेशन बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और छठा जो टाइप हम लोग देखेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थियरम, इट मीन्स ट्रायल मेथड, by long division method and by synthetic method. Okay, so these are the topics we are going to see. Now the question is
4a square plus 8b square c is a polynomial and we are going to factorize it. ओके तो यहाँ पे हम कौन सा जो है मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें वेरिएबल a है, इसमें b और c है, तो वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, ये तय है। फिर इसके बाद कोफिशिएंट देखेंगे, इसका कोफिशिएंट इवन है और इसका भी कोफिशिएंट इवन है, इसका मतलब हम कोफिशिएंट को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कोफिशिएंट कॉमन लेंगे 4, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर c। ओके तो ये फैक्टराइज हो गया। इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल 3x माइनस 4 स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिए 3x माइनस 4 का स्क्वायर और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन हो रहा है, ये दोनों इवन कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट है, तो हम 2 मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई, x 3x माइनस 4। ओके क्योंकि -2 हमने कॉमन लिया है तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। तो अभी ऊपर कितने टर्म्स थे, ऊपर 1 2 3 टर्म्स थे, 3 टर्म्स को हमने रिड्यूस कर दिया 2 टर्म्स में। ओके अब इन 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है, 3x माइनस 4 3x माइनस 4। यहाँ 3x माइनस 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 माइनस 2, सो 3x माइनस 4 एंड 3x माइनस 6। ओके तो ये सिंगल टर्म्स बन गया आउट ऑफ द ब्रैकेट। ओके तो इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन करना होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉलिनोमियल दिया है जिसमें 4 टर्म्स हैं, तो इस टर्म्स को हमें रिड्यूस करते हुए सिंगल टर्म के फॉर्म में लाना है, तब जाके ये फैक्टराइज होगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले इन पहले 2 टर्म में आपका कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए हम टर्म्स को क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द टर्म। तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3a प्लस 6b। तो हमने यहाँ क्या किया, री अरेंजिंग द टर्म्स। ओके तो हमने रीअरेंज कर दिया टर्म्स को। फिर इसके बाद अब यहाँ पहले 2 टर्म्स से a कॉमन हो रहा है, तो a आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 2b, और अगले 2 टर्म से 3 कॉमन हो रहा है तो क्या बचेगा a प्लस 2b। तो आपने देखा ये 4 टर्म्स रिड्यूस हो गए 2 है ना, 2 टर्म्स में। इन दोनों टर्म्स में अब क्या कॉमन हो रहा है, अब कॉमन हो रहा है a प्लस 2b। तो a प्लस 2b कॉमन ले लेंगे, a प्लस 2b तो क्या बचेगा a प्लस 3। ये आपका फैक्टराइज हो गया। इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है। नाउ दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी पहले 2 टर्म में हम कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। ओके तो आप रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई। ओके तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1, और यहाँ माइनस वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1। तो आपने 4 टर्म्स को रिड्यूस कर दिया 2 टर्म्स में। अब इन 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस वाई। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल। ओके तो किसी पॉलिनोमियल को हम कैसे समझेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके स्क्वायर वाला टर्म्स आप देखें कि वो उसका जो कोफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर रूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 9 का स्क्वायर रूट हम 3 कर सकते हैं, एंड 14 का स्क्वायर रूट हम कर सकते हैं 16 का 4। ओके इसका मतलब ये पॉसिबल है, बट इसे करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। आइडेंटिटी लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने प्लस क्यों यूज़ किया, क्योंकि सारा टर्म्स पॉजिटिव है। तो अभी कंपेयर करेंगे, 9x को a के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म को आप रहने देंगे, गैप देकर लास्ट यानी b टर्म लिखेंगे। b टर्म को क्या लिख सकते हैं, 4y का होल स्क्वायर।
तो अभी आपको a भी मिल गया 3x, b भी मिल गया 4y, तो मिडिल टर्म से हम वेरीफाई करेंगे। ओके, सो 2 ब्रैकेट में a यानी 3x, b यानी 4y। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके चेक कीजिए कि क्या ये बराबर है या नहीं है। तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24xy, 24xy। तो ये जो है कि इस इक्वेशन की इक्विवेलेंट है। इसका मतलब हमारा a टर्म क्या हो गया 3x हो गया और b टर्म क्या हो गया 4y। सो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। इसको आप दो बार लिख सकते हैं, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल, 4y स्क्वायर माइनस 12yz प्लस 9z स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मिडिल टर्म हमारा निगेटिव है। इसका मतलब यहाँ जो आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हम आइडेंटिटी को दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। तो 4y स्क्वायर को a के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर माइनस प्लस b को 9z को b के टर्म में कैसे लिखा जा सकता है, 3z का होल स्क्वायर। तो अभी आपको a भी मिल चुका है, b भी मिल चुका है। सो 2 ब्रैकेट में a मीन्स 2y, b मीन्स 3z। चेक कीजिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12yz, सो माइनस 12yz। ये कंपेयर हो गया, इसका मतलब a और b हमारा सही है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। इट मीन्स 2y माइनस 3z, 2y माइनस 3z। ओके, तो इस तरीके से आप परफेक्ट स्क्वायर का इस्तेमाल करके भी फैक्टराइज कर सकते हैं। नाउ फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर। तो अगर इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल दिया हो तो आप यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप सोचेंगे क्या ये मैच कर रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अगर हाँ तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। ओके, तो a क्या है, a से इसे कंपेयर करेंगे तो a हमारा p स्क्वायर है, और 25q स्क्वायर को b के टर्म में लिखिए तो क्या लिखेंगे, 5q का होल स्क्वायर। यस, तब आप क्या लिख सकते हैं, p प्लस 5q, p माइनस 5q। तो इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द अनदर एग्जांपल, x³ माइनस x। तो इसको देखकर बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर इसका हम फैक्टराइजेशन इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। वैसे तो इसका फैक्टराइजेशन केवल आप कॉमन लेकर भी कर सकते हैं। x अगर आप इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1, तो ये फैक्टराइज हो गया। लेकिन अगर इसके आगे भी आप फैक्टराइज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखिए, x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन आप इसे लिख सकते हैं x प्लस 1, x माइनस 1, यानी यहाँ जो आपने आइडेंटिटी यूज़ की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। ओके, तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑन द सेम फार्मूला, 81x टू द पावर 4 माइनस z टू द पावर 4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, ये भी वैसे आसानी से हो सकता है। आप लिख सकते हैं इसको 9 9 जा 81 होता है, इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ब्रैकेट की वैल्यू सिंगल कंसीडर अगर आप करते हैं तो ये पूरी वैल्यू यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी, यानी आप लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर मीन्स a प्लस बी, a माइनस बी। ओके, फिर आप क्या कर सकते हैं, 9x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, चूँकि ये प्लस में है तो कोई आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन यहाँ पे फिर से आप सेम आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9x को आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस z का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई होगी। सो 9x का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर
और ये हो जाएगा 3x प्लस जेड एंड 3x माइनस जेड। तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ओके, तो इसका इस्तेमाल हम अक्सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.4 से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट उतार लिए हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मेथड आप समझ लीजिए। अगर कोई पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो इसमें आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, आपको प्रोडक्ट पता करना है। प्रोडक्ट पता करना है कोफिशिएंट a और कांस्टेंट c का मल्टीप्लाई करके। जब आप प्रोडक्ट पता करेंगे तो यहाँ पे दो केस होगा। केस वन में प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आएगा। केस वन में प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, या पॉजिटिव प्रोडक्ट। तो केस वन में जब आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तो मिडिल टर्म आपका हमेशा ऐड होकर आएगा। ओके, मिडिल टर्म हमेशा ऐड होकर आएगा। इस चीज़ को याद रखना है आपको। अब डिपेंड करता है कि अगर मिडिल टर्म निगेटिव होगा तो दोनों निगेटिव होगा, मिडिल टर्म पॉजिटिव होगा तो दोनों टर्म पॉजिटिव होगा, बट मिडिल टर्म हमेशा ऐड होकर आएगा। केस टू क्या है, केस टू अगर निगेटिव प्रोडक्ट आता है तो मिडिल टर्म हमेशा सब्ट्रैक्ट होकर आएगा। ध्यान दीजिएगा आप, सब्ट्रैक्ट होकर आएगा। अब डिपेंड करता है कि मिडिल टर्म आपका अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर वैल्यू को आप पॉजिटिव और स्मॉलर को निगेटिव कंसिडर करेंगे। मिडिल टर्म अगर निगेटिव होगा तो ग्रेटर निगेटिव और स्मॉलर पॉजिटिव। तो ये जो है कि बेसिक प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आप देख सकते हैं बोर्ड पे दिया हुआ है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ओके, तो प्रोडक्ट पता करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है भाई, a इंटू सी, यानी 12 1 जा 12, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। तो 12 क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब मिडिल टर्म ऐड होकर आएगा। अभी क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। अभी जितने भी फैक्टर आएंगे उनको रिड्यूस करेंगे दो फैक्टर में कि ऐड होकर 7 आ जाए। तो आप देखें 2 और 2 क्या है आपका 4 और ये 3, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और 4 3 ऐड होने पर 7 आ रहा है। ओके, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो मिडिल टर्म ऐड होकर आएगा। अब अगर मिडिल टर्म निगेटिव है तो दोनों टर्म्स निगेटिव होंगे, मिडिल पॉजिटिव है तो दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे। तो चलिए करते हैं। सो 12x स्क्वायर, मिडिल टर्म दो टुकड़ों में बटेगा 4 और 3, तो क्या लिखेंगे, -4x माइनस 3x प्लस 1। तो अब यहाँ पे आप सेम कॉमन जो है कि मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कॉमन लेंगे आप, यहाँ 4 टर्म्स हो गए, इस 4 टर्म्स को रिड्यूस करेंगे आप। तो पहले दो टर्म्स से क्या कॉमन हो रहा है, 4x, तो क्या बचेगा 3x माइनस 1, और इससे क्या कॉमन हो रहा है -1, तो क्या बचेगा 3x माइनस 1। अभी 4 टर्म रिड्यूस हो गया 2 टर्म्स में। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। तो पहले टर्म में 4x बचेगा और दूसरे टर्म में -1, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। ओके, इसी तरीके से सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं प्रोडक्ट क्या आता है भाई। प्रोडक्ट हमारा आ रहा है 6। ओके, तो 6 का पॉसिबल जो है क्या है, तो आप देखिए 6 1 जा 6, तो प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब मिडिल टर्म ऐड होकर आएगा और मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 7 है। तो ऐसा दो नंबर कंसिडर कीजिए कि ऐड होने पर 7 आ जाए, मल्टीप्लाई होने पर 6। तो 6 1 जा 6 एंड 6 1 7। ओके, तो क्या लिख सकते हैं इसको, और मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो दोनों टर्म पॉजिटिव लिखा जाएगा। सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x। ओके, 6 1 जा 6, 1x नहीं लिखते हैं इसीलिए केवल x प्लस 3।
तो 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, फिर से ये रिड्यूस हो गया 4 से 2 टर्म में, तो दोनों में x प्लस 3 कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1। ओके, चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट हमारा क्या है, 6 6 जा 36, तो प्रोडक्ट हमारा निगेटिव आ रहा है -36। इसका मतलब मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट होकर आएगा, और सब्ट्रैक्ट होकर 5 आने का मतलब कि एक वैल्यू 5 से बड़ी होगी और एक वैल्यू जो है जो भी हो। ओके, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो यहाँ 4 फैक्टर हैं, इसको रिड्यूस कीजिए, इससे 2 फैक्टर बनाइए आप। ओके, तो क्योंकि हमें मिडिल टर्म में 2 ही फैक्टर की ज़रूरत है, तो 2 फैक्टर क्या बनेगा, 2 से 2 का और 3 से 3 का 9, तो 9 4 जा 36 और 9 में से 4 जाएगा 5। ओके, लेकिन ध्यान क्या देना है आपको, ध्यान देना है कि मिडिल टर्म आपका प्लस है या माइनस। तो मिडिल टर्म अगर प्लस होगा तो बड़ी वाली वैल्यू प्लस होगी, छोटी माइनस होगी, और मिडिल टर्म अगर माइनस होगा तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस और छोटी प्लस होगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। तो ये 3 टर्म्स था 4 टर्म्स में हो गया। अभी इसको रिड्यूस करेंगे तो कॉमन लेकर क्या होगा, 3x कॉमन लेंगे, बचेगा 2x प्लस 3, यहाँ -2 कॉमन लेंगे, बचेगा 2x प्लस 3, फिर यहाँ 2x प्लस 3 कॉमन हो रहा है, तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3x माइनस 2। तो ये भी फैक्टराइज हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आएंगे, यहाँ देखेंगे प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 4 3 जा 12, तो -12 आ रहा है। तो -12 का मतलब निगेटिव, यानी मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट होकर आएगा। तो 12 का फैक्टर्स क्या होंगे, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो इससे आप पॉसिबल 2 फैक्टर बनाइए। तो 2 2 से हम 4 बना सकते हैं, और ये 3 4 3 जा 12, 4 में से 3 गया 1। बट मिडिल टर्म क्या है आपका, निगेटिव, इसका मतलब ग्रेटर वैल्यू आप निगेटिव कंसिडर करेंगे। ओके, सो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। सो 3x आप क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, सो क्या बचेगा 3x माइनस 4, प्लस 1 कॉमन लेंगे 3x माइनस 4, सो 3x माइनस 4 x प्लस 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म समझ लिया। यहाँ बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि प्रोडक्ट पे आपको ध्यान देना है, प्रोडक्ट प्लस होगा तो मिडिल टर्म ऐड होगा, प्रोडक्ट माइनस होगा तो मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट होगा। बाकी जनरली उसका फैक्टराइजेशन करना है, जितने भी फैक्टर हैं उससे 2 पॉसिबल फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए आपका प्रोडक्ट, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म मिल जाए। ओके, नाउ दिस इज़ द एग्जाम्पल of exercise NCERT book, example number 14, factorize y square minus 5x plus 6 by using the factor theorem। ठीक है, many students ask this question कि sir how can we solve by the factor theorem। okay, so look here, this is very easy। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से करना है। जब भी आपको फैक्टर थियरम की मदद से फैक्टराइज करना है तो आप क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले आप गिवन पॉलिनोमियल लिख लीजिए y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर इसमें आपको 2 चीज़ फोकस करना है, कांस्टेंट टर्म, पॉसिबल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, पॉसिबल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म C। ओके, तो क्या है 6 है, 6, तो 6 का पॉसिबल फैक्टर क्या होगा 6। तो 6 के पॉसिबल फैक्टर 1 भी होगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। ओके, फिर इसके बाद क्या करना है, लीडिंग टर्म, फैक्टर ऑफ लीडिंग टर्म, फैक्टर ऑफ लीडिंग टर्म। तो लीडिंग टर्म हमेशा हाईएस्ट डिग्री होती है, तो फैक्टर ऑफ लीडिंग टर्म क्या है, या कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म आप लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म 1 प्लस माइनस 1। तो कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म आपका 1 है। ओके, तो आपको पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे, पॉसिबल फैक्टर आपका निकाला जाता है
p बाई क्यू यानी कांस्टेंट टर्म, इसको हम लोग मान लेते हैं p और लीडिंग टर्म को मान लेते हैं q। तो p बाई क्यू से तो 1/1 ही आएगा। सो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 डिफरेंट साइन में पॉसिबल फैक्टर्स है। अब हम ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे, यूजिंग ट्रायल मेथड। ओके, ट्रायल मेथड में क्या करना है, हम मान लेंगे कि ये x इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पी वाई लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इज़ इक्वल टू एक बार हम मानते हैं +1। ओके, y इज़ इक्वल टू 1, सो p1 इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 6। तो क्या हो गया भाई, 1 माइनस 5 प्लस 6, तो क्या आ रहा है टू। तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब y इज़ इक्वल टू 1 रखने पर ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। दूसरा लेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू -1, सो p -1 इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस 5 -1 प्लस 6। तो क्या होगा ये 1 प्लस 5 प्लस 6, सो 12। ये भी जो है कि 0 के बराबर नहीं है, ये भी जो है हमारा फैक्टर नहीं होगा। तो हम अब क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। ये ट्रायल मेथड है तो इसलिए ये लंबा मेथड हो सकता है। अभी 2 हम पुट करेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू 2, सो 2 पुट करने पर क्या आएगा, p2 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 प्लस 6, सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये आ रहा है 0 के बराबर। सो इसका मतलब y माइनस 2, यस y माइनस 2 इज़ ए फैक्टर। एक फैक्टर हम लोगों ने ढूंढ लिया y माइनस 2। y प्लस 2 पुट करके देखते हैं, जनरली ओरली कर लेते हैं। अगर -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं, -2 का 4 हो जाएगा, ये +10 तो नहीं हो पाएगा। अब 3 पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, 9 और 6 15 और 5 3 जा 15, यानी 3 भी ले हो रहा है। तो मान लेंगे लेट y इज़ इक्वल टू 3, सो p3 इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, सो 9 माइनस 15 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। सो यस, y माइनस 3 इज़ ऑल्सो ए फैक्टर। तो चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही पॉसिबल फैक्टर होंगे, तो फैक्टर्स लिख लेंगे इसके। सो y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू y माइनस 2 एंड y माइनस 3। तो इस तरीके से आप पॉसिबल फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके पता करेंगे। ओके।